वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान नरम। और ब्रेक से पहले हम लोग जो है अरशद साहब खानेवाल से हमारे साथ मौजूद थे। इनका बड़ा एक डिफरेंट सवाल था, उसका जवाब दिया हमें जो है मिसेस तैयब रमज़ान चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे अब एक जो नेक्स्ट हमें कॉलर हमारे साथ मौजूद थे शाहिद साहब कराची से थे। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इनके सवाल में, क्रिश्चियन हैं और उसके बाद उन्होंने बताया कि अब इनकी वाइफ जो है वो साथ भी रखना चाहते हैं, फिर उनको ये एप्रीहेंशन है कि इनकी वाइफ बाहर ना चली जाएं। जी, मैं इसमें सबसे पहले ये कहूँगी कि क्रिश्चियंस लॉ में एक तो जो सबसे ज़्यादा इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उसके साथ रहना चाहते हैं, वो इनके साथ रहना नहीं चाहती है। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि आपकी ही प्रेजेंस की वजह से जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉलर्स जो है हर शख्स ये चाह रहा है कि उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाए, क्योंकि जब भी हमारे साथ एक्सपर्ट आके बैठते हैं हमारे प्रोग्राम में ऑन एंड ऑफ, तो कॉलर्स की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, तो हमें आपको बार बार जो है उसके लिए इंटरप्ट करना पड़ा है। बल्कि इरफान और इरम आपसे एक बात कहूँगी, मैं भी बहुत आसान लफ्ज़ों में और कोई कॉम्प्लिकेशन, सारी कॉम्प्लिकेशंस को निकाल के आपको सीधा सीधा बता रही हूँ ताकि आपके कॉलर्स जो हैं, आपके व्यूअर्स जो हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पता चले कि लॉ हमारा क्या है। हम लोग बाज़ दफ़ा सोच रहे होते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि वो कुछ नहीं होता अगर उसकी रेमेडी को आप अवेल कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से अगर लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए और प्रॉपर वकील किया जाए। जी जी बिल्कुल। तो इसमें भी ये थोड़ी सी मैं ये कहूँगी कि वकील करते वक्त भी आप सोच लें कि कौन सा वकील आपने करना है। जी, हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद थे, आपने सवाल सुना इनका, इसके बारे में इनको बताइएगा प्लीज। जी, शाहिद साहब का सवाल है कि ये क्रिश्चियन है। एक क्वेश्चन इनका ये था कि इनकी मिसेस कनाडा जाना चाहती हैं, दूसरा ये रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, तीसरा ये चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो ना जाएं। तो सबसे पहले जो है इनका जो सबसे कीमती क्वेश्चन है और जो ये चाहते होंगे, जो अंदर से ये चाहते होंगे, वो सबसे इनका ये है कि इनकी बीवी बाहर ना जाए और इनके बच्चे बाहर ना जाएं। और बच्चों का सबसे पहले आप इस तरह करें कि आप अपना बच्चों की जो है वो मुलाकात के लिए जो है वो आप गार्डियन कोर्ट से कांटेक्ट करें। अब वहाँ पे जाके आप गार्डियन कोर्ट में अपने बच्चों की मुलाकात लें और उसके साथ ही वहाँ पे एक एप्लीकेशन साथ ही अपनी पटिशन के मूव कर दें कि ये मेरे बच्चों को जो है फॉरेन कंट्री में जो है मूव ना कराए। तो उसमें जो है वो कोर्ट इसको स्टे दे देगी, उसकी कॉपी जो है वो आप SHO को दे दें, मुतलका थाने में दे दें, वो उनके साथ बात कर लें कि आप विदाउट इंफॉर्मेशन आप नहीं कर सकती। हाँ, और उसके बाद जो है ECL में भी कोई नाम शामिल हो जाता है कुछ इस तरह से भी। तरफ इरफान आना चाह रही थी, एक तो वो ये हो गया और तीसरी बात यह है कि ECL में आप जाकर एयरपोर्ट्स में जो भी आपका प्रोसेस होगा वो उसको वो आप जो है वो कर देंगे, बिल्कुल एग्जिट कंट्रोल में कि ये बच्चे को लेके। एक्चुअली उस औरत के जाने का प्रॉब्लम नहीं है, वो औरत आज़ाद है, वो जाना चाहती है तो वो जाए, लेकिन वो हमारे बच्चों को नहीं ले जा सकती है। जिसलिए कि बाप यहाँ पे है, वो विदाउट कंसेंट, अभी वो इसकी बीवी है। जी जी बिल्कुल, अभी वो इसकी बीवी है। देखें आप, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कि जी जहाँ पे मियाँ बीवी, जहाँ पे बच्चों के खर्चे का दावा आ जाता है, बच्चों की बातें आ जाती हैं, यहाँ पे मैंने आज तक जो ऑब्जर्व किया और जो देखा है और जो कानून देखा है ना, वो सारा इमोशनल कानून हो जाता है। इमोशंस जो है वो आ जाते हैं। तो इनका शाहिद साहब का सबसे बड़ा यही है कि बच्चों को अगर ये रोकना चाहते हैं तो ये गार्डियन कोर्ट में जाएं। बिल्कुल, हम देखते हैं बल्कि इमोशंस की आपने बात की, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मौजूद होते हैं कोर्ट में, वहाँ पे आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी बीवी भी आएगी और इस तरह करके आप अपने बच्चों को मिलें, आप बच्चों का खर्चा दें। फिर उसके बाद जो है रिकॉन्सिलिएशन के लिए है कि आप अपना एक दावा जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए। आप अपना कि मैं अपनी बीवी है, लेकिन वो अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखें। लॉ हम 1 मिनट में तो कह देते हैं कि आप चले जी कोर्ट्स को ज्वाइन कर लें, कोर्ट्स में आ जाएं, लेकिन ये मसला जो इस तरह का है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करें। और हाँ, बच्चों की हद तक जो है वो मैं बिल्कुल आपको कहूँगी कि आप फौरन कोर्ट में जाएं। जी, बहुत सी बातें कम्युनिटी लेवल पे जो है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन शायद उसमें कुछ ईगो का एलिमेंट आ जाता है या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कोर्ट में जाकर सारी दुनिया को तो बता देते हैं, लेकिन हमारे कुछ जो रिलेटिव्स मौजूद हैं, कुछ जो बड़े मौजूद हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, जबकि कोर्ट में जाके हम पूरी दुनिया को बता देते हैं, अखबारात में भी इश्तिहारात भी आते हैं और इस तरह के मामला जो हैं वो हमें बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे हम चीज़ों को डिसाइड नहीं करना चाहते। अच्छा, एक और चीज़ इसी सवाल से मैं एडअप करना चाहूँगा इसमें, उससे पहले एक कॉलर जो है प्रोग्राम में शामिल करूँगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी ही आमद की वजह से बहुत ज़्यादा कॉलर्स जो हैं वो हमें अप्रोच कर रहे हैं आज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रिपा से ही बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरे 3 बच्चे हैं जी, और मैंने ना अपने हस्बैंड से खिला दे दी है, ठीक है, लेकिन वो खर्चा नहीं दे रहे।
ठीक मैंने है केस दायर किया लेकिन ना तो वो आ रहे हैं वहाँ पे और ना वो मुझे खर्चा दे रहे हैं। जी। नहीं, आपको कितना अर्सा हुआ आपका केस पेंडिंग है? लाहौर में रहते हैं जी, हो लाहौर। गया तकरीबन 3-4 साल होने लगे। 3-4 साल से आपका बच्चों के नान नुफ्के का खर्चा पेंडिंग है? जी जी, बहुत शुक्रिया हमें मेरे कॉल करने बच्चे का। जो है, सबसे बड़ी बेटी जो है ना मेरी 10 साल की है जी जी और छोटा बेटा मेरा 8 साल का है जी और उससे छोटी बेटी जो 6 साल की है। जी। रिफत, आप लाहौर में रहती हैं? हाँ जी। जी, लाहौर से। थैंक यू वेरी और मच, खामन- थैंक यू वेरी खामन। मच। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इनके सवाल की तरफ चलते हैं। और जी। एक Maintenance बात इससे का पहले जी। मैं पूछना चाहूँगा कि हमने बात की जैसे मुस्लिम लॉ में अगर खातून आके नहीं रहती है आपके पास किसी वैलिड रीज़न के बगैर, अगर उसके पास कोई ऐसा ख़ास जवाज़ मौजूद नहीं है कि वो आपके साथ, और उस जवाज़ के बगैर वो आपके साथ नहीं रहती, कि अगर आपने उसका हक महर भी दे दिया, आप उसको जो है मंथली जो है उसको मेंटेनेंस या नान नुफ्का भी उसको अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो आपके साथ नहीं रहती, तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं। इस हालात में अगर आप चाहते हैं, हस्बैंड चाहता है कि उसकी बीवी उसके पास रहे और वो हर तरह से उसको अच्छा डील करना चाहता है, क्रिश्चियनिटी जिस तरह बताया उन्होंने, तो क्रिश्चियन लॉ पाकिस्तान में कहाँ किस फॉरम पे जाना पड़ता ये है आपको जी सिविल कोर्ट पे जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में इसका जो दावा जो है ना वो आपको फैमिली कोर्ट्स हमारी जो है वो entertain नहीं करती। जी, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, अक्सर lack of और हमारे jurisdiction। इसमें ये होता है कि अगर क्रिश्चियंस के लिए मैं एक बात करती हूँ कि उसमें ये होता है कि वो जैसे हम लोग खुला ले लेते हैं या कुछ भी नहीं कहते हैं कि जी, हम इतना कहते हैं कि जी मुझे इस बंदे से शदीद नफरत है तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो इसमें क्रिश्चियन लॉ में ये होता है कि औरत फिर जो है उसके करैक्टर पे वो करती है कि हाँ, उनमें डिवोर्स सिर्फ एक बेस पे हो सकती है कि जी वो ये कहे कि ये बंदा करैक्टर का ठीक नहीं है, इलिसिट रिलेशंस हैं विद अदर वुमेन्स। जी जी जी। उसके अलावा दूसरी ग्राउंड्स नहीं है। मुस्लिम लॉ में बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। मुस्लिम में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये है कि ये आपको प्रूफ करना पड़ता है और ये आपका सिविल सूट बनता है, ये आपका फैमिली सूट नहीं बनता है। लेकिन ये है कि बच्चे का जो दावा करना पड़ता है वो आपकी उसी तरह और बाकी सूट्स जो होते हैं वो क्रिश्चियंस के मुस्लिम के इसी तरह से वो होते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ लाहौर से रिफत थी। उनका क्वेश्चन ये है कि उनके जो है 3 बच्चे हैं और उनको जो है उन्होंने खुला ले ली हुई है, लेकिन उनके बच्चों को जो है वो कोई मेंटेनेंस उनके हस्बैंड से रिसीव नहीं हो रही, उनका केस भी जो है वो पेंडिंग है, तो वो पूछना चाह रही हैं कि अभी मेरे पास क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है। रिफत, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगी कि आपका 3 साल से आप 4 साल उन्होंने बताया जी 4 साल से आपका जो है वो केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसका मतलब है कि आप फिर अपना सबसे पहले तो लॉयर बदलें कि जिसने 4 सालों में आपका इंटरम खर्चा भी अगर नहीं लगवाया और 4 सालों में आपका तो पूरा केस जो है वो अपीलें भी इसकी तो खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पे माजरत के साथ एक बात पूछें, जबकि सेक्शन 12A हम देखते हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट का 6 माह के अंदर केस को डिस्पोज किया जाए तमाम फैमिली सूट्स को, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मैं इरफान आपको यहाँ पे एक मैं बड़ी बात करती जाऊँ कि हमारी जुडिशल पॉलिसी जो अब आई है उसमें बहुत ज़्यादा खराबियाँ भी होंगी, बहुत खामियाँ भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन आजकल जो आजकल ये होता है ये तो 3 माह भी नहीं लगते हैं बल्कि 3 से 4 माह लगते हैं। देखें, एक नोटिस आप उसको भेजती हैं, दूसरा नोटिस उसको भेजता है वकील, तीसरा पे इख्बार इश्तिहार हो जाता है या चस्पानगी हो जाती है, या सपोज 4th टाइम आपका नोटिस जब जाता है तो उसमें इख्बार इश्तिहार होता है, वो कोर्ट में अगर अपीयर नहीं होता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चल जाती है। आपने अगर 4 साल में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अगर करवाई होती तो आज उसके वारंट 100 के वारंट निकल चुके होते और उसके साथ उसको अरेस्ट करके कोर्ट जो है वो लेकर यहाँ पे माजरत के साथ एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, ये रिफत की बात का जवाब पूरा फिर दे देते हैं कि रिफत ने ये कहा कि 4 साल, अब आप जो है वो 3 सालों में कोर्ट में खुद जाके पेश हों और वहाँ पे एक रिक्वेस्ट करें कि जी मेरे बच्चों का इंटरम खर्चा तो लगाया जाए। जी जी। अब वो इंटरम खर्चा अगर वो कोर्ट लगा देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी अपील करें फिर आप। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आती हैं, हमारे वकला हजरात भी जो है वो फैमिली कोर्ट्स को फैमिली सूट्स को शायद कुछ छोटे केसेस समझते हैं। इतना हमें एक कॉलर इसी तरह इस्लामाबाद से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी पिछले प्रोग्राम में, कोई बैरिस्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन उनके साथ कोई बैरिस्टर साहब उनके लॉयर थे, उन्होंने बताया कि मेरा केस 1.5 साल से पेंडिंग है और मैंने अब्रॉड जाना है वापस, और वो मैं केस अपना खुला का इनका केस था और मैं खुला का केस जो है 1.5 साल से पेंडिंग है और वो नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बताएं मैं उस पर क्या करूँ। सेक्शन 12A सिंपल सी बात लिखी है कि आप हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, सुओ मोटो भी ले सकती है हाई कोर्ट, और डायरेक्शन देती है सिविल कोर्ट को। सुओ मोटो को आप इतना इरफान आसान ना समझे कि ऐसे केसेस में सुओ मोटो होने लग पड़े तो फिर तो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, उसमें लिखा है जी एप्लीकेशन भी आप नहीं दे सकते हैं, आप सेम कोर्ट में जो है वो आपका अगर लॉयर ये जो आप कह रहे हैं ना कि 1.5 साल से आपका खुला का दावा जो है वो नहीं हो सका, तो इसमें जो है वो
गलती और ज़्यादती जो है वो किसी कानून की नहीं है, किसी कोर्ट्स की नहीं है, वो सिर्फ आपके लॉयर की गलती है कि वो आपके केस को प्रॉपरली परस्यू करें। तो मेरे ख्याल में 3 माह से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। बाज़ दफ़ा हम लोगों के पास आते हैं कि जी हमें 2.5 महीने में चाहिए, 2 महीने में डिवोर्स चाहिए, तो मैं तो एटलीस्ट उन्हें ये कहती हूँ कि नहीं, ना 2 महीने होंगे ना 2.5 महीने होंगे, आपको विदिन 3 and 4 months विदिन 3 months जो है ना आपको डिवोर्स वो जो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके 3 महीने आपके वो जो इद्दत का टाइम गुजर जाता है, जो आपकी उसी दौरान अगर रिकॉन्सिलिएशन की बात चलती है, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, उसके बाद आप जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये है कि ये जो 1.5 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब उन्हें कहें कि ये आप अपने वकील को करें, बल्कि ये है कि ख़ुद कोर्ट में अपीयर हो जाए। हाँ, एक और जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ किया वो आपने किया स्पीडी रेमेडी का। स्पीडी रेमेडी इस तरह से होती है कि जैसे आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हैं, सेक्शन 12A है फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उसमें एक एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारा लॉ जो है वो क्लियर आ गया हुआ है कि सपोज अगर आप दावा दायर करते हैं, नोटिस होते हैं, अखबार इश्तहार होते हैं, तो उसके बाद आप लड़की का और उसके गवाहान के एफिडेविट जो है वो कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। जी, और वो कोर्ट में जब सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो अगर डिफेंडेंट जो है वो पेश होता है कि नहीं होता, डिफेंडेंट जैसे उसका खामन और उसके विटनेसेस नहीं पेश होते हैं या होते हैं, रिकॉन्सिलिएशन अगर आपकी रिकॉन्सिलिएशन की बात होती है, सुलह सफाई की बात होती है, अगर वो नाकाम हो जाती है तो उसी दिन जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर देती है डिवोर्स का। अब इनका जो बैरिस्टर साहब का मसला है वो ये क्लियर पता चले कि उन्हें डिवोर्स ये देना चाहते हैं या वो लेना चाहती है। तो इस खुला का केस इनका भी यही इसी तरह से प्रॉब्लम था। खुला तो खैर ये ले चुकी है, उनका तो केस खुला का था। यहाँ पे इनका जो है वो मेंटेनेंस का मसला था। 4 साल है, बड़ी हैरानकुन बात है। और मेरा ख्याल मेरे यहाँ पे जब से हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है, पहले हमारी कॉलर ने जो इतना अरसा जो है गुजर जाने के बावजूद जो है वो उनका मसला भी कोर्ट्स इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव होती हैं कि वो इंटरम खर्चा जो है वो लगवा देती हैं। जी बिल्कुल, पर चाइल्ड जो है पर चाइल्ड लगवाते हैं। आपके तो 3 बच्चे और 10 साल का बच्चा और एक 8 साल का और एक 6 साल का है, और आपके 10 साल के बच्चे को तो एटलीस्ट जो है वो कोर्ट 4 से 5 हज़ार रुपया आपका इंटरम लगाएगी, और वो छोटा जो है इसका भी लगाएगी। बल्कि इस तरह से अगर 4 हज़ार तो 10,000 आपको पर मंथ अगर इंटरम में मिलता है, और फिर परमानेंट जो आपको मेंटेनेंस मिलेगा वो तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर उसके बाद एक इशू और उठ जाता है कि आया आप अगर मांग रहे हैं, फर्ज करें सपोज मैं यहाँ पे आपके कोई कॉलर नहीं आए तो मैं ये बात बड़े जी, इसमें कॉलर एक लाइन पे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अनवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अनवर साहब। जी मेरा हिबे के मुतालिक आपसे सवाल करना है मैंने। जी दोबारा बताइएगा, किसके मुतालिक? हिबे के मुतालिक। हिबा के मुतालिक। जी मेरा सवाल ये है, जी अपना प्लीज टीवी सेट जो है ना उसकी आवाज कम कर, आपसे गुजारिश है कि अपने टेलीविजन सेट की आवाज जो है उसको कुछ थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है जी। जी मेरा सवाल ये है कि हम 8 भाई हैं और 4 बहनें हैं। जी ठीक है। और हमारे जो बड़े 2-3 भाई हैं उन्होंने सारी जमीन जितनी भी है हिबे से अल्लाह के नाम से ले ली है, हमसे भी, अपने वालिद साहब से और वालिदा से। ठीक है। और किसी को भी हिस्सा नहीं दिया। और उसी हिबे के ऊपर हमारे सैन शनाहत और सैन गुआ के डाल दिए उसने ऊपर। ठीक है। आपको इल्म नहीं था क्या उस वक्त? नहीं, इल्म नहीं था हमें, क्योंकि हम छोटे थे, सारे इकट्ठे थे, माँ बाप भी जिंदा थे। अब माँ बाप जिंदा नहीं है। सही। ठीक है, तो उस लिहाज से अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ये सवाल का जवाब दे जरा। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी मेंटेनेंस की बात हम कर रहे थे कि मेंटेनेंस जब डिसाइड होती है तो पोजीशन ऑफ हस्बैंड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कोर्ट जो है खर्चा मेंटेनेंस डिसाइड करती है तो हस्बैंड की जो आमदन है उसके बारे में क्या? उसके बारे में अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक बाप है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, उसकी पोस्ट के मुताबिक आप देखते हैं अगर सपोज वो 50,000 या 1 लाख रुपया कमाता है तो उसकी कमाई का जो एक पोर्शन होता है वो उसके बच्चों को जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और भी आ जाती है, क्या है उसने दूसरी शादी कर ली है, अगर दूसरी शादी कर ली तो उसमें से कितने बच्चे हैं उसमें, लेकिन इन बच्चों का मेंटेनेंस जो है वो उस आदमी के है। उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हम लोगों ने क्या क्या मांगना है। जी, वो अपने राइट के बारे में यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं से बात कर रही हूँ, नौरीन। जी नौरीन, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी 2 साल पहले शादी हुई है, जिस वक्त मेरी शादी हुई है मुझे नहीं बताया गया था पहले कि वो ऑलरेडी 3 शादियाँ कर चुका है। ठीक है। एक बीवी को उसने मारा हुआ, कत्ल किया हुआ उसने,
और पाकिस्तान में मेरे साथ तकरीबन 2-3 माह रहा है। ठीक है। उसके बाद वो वापस गया है, तो वहाँ से उसने एक लेटर सिर्फ मुझे भेजा है। ठीक है। सिर्फ उसी के साइन है जिससे उसने मुझे डिवोर्स दिया है। ठीक है। उसके बाद 4 माह से ना वो खर्चा भेज रहा है और ना ही उसका मेरे साथ कोई रास्ता है। ठीक है। जबकि उसके फैमिली वाले ये कह रहे हैं कि मैं अपना सामान वगैरह वहाँ से उठा लूँ, उसका डिवोर्स तो वो भेज चुका है। सही। तो मैं अच्छा, आप मुझे नौरीन सिर्फ एक बात बता दी जाइएगा कि जो डिवोर्स आपको उन्होंने भेजी, क्या वो यूनियन काउंसिल के थ्रू आप तक पहुंची, एम्बेसी के थ्रू? नहीं, उन्होंने मुझे लेटर भेजा है घर के एड्रेस पे, एक सिंपल खत भेज दिया आपको? प्रेग्नेंट जी 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 जी। आप मिस प्रेग्नेंट हैं या नहीं है? नहीं, प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी देखिए जी, इन्होंने वही फिर खर्चे की बात आ गई कि 2 माह इनकी शादी रही है, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से वो चले गए, वो पहले भी वो उन्होंने फिर डिवोर्स भेज दी, खर्चा भी। अब आप ये देखें कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक बात यहाँ पे है कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कुछ कम है, थोड़ा सा इसको अगर हम ब्रीफ कर सकें, इसको कुछ मिनट में, हमारे पास 2-3 मिनट जो है प्रोग्राम का वक्त जो है इस वक्त बाकी रह गया, तो अगर हम जो है इसको बाकी तो हम जी नौरीन का क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल के प्रोग्राम में हमारे अनवर साहब भी लाहौर से मौजूद थे। अनवर साहब जो है आपके सवाल का जवाब भी जो है वो हम कल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और नौरीन जहलम से हमारे साथ मौजूद थी। आपका सवाल जो है इसको भी हम डिटेल जो है वो कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी, और वंस अगेन यहाँ पे मैं आपका मिसेस तैयबा रमज़ान चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, मैं वंस अगेन जो है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वजह से जो है वो आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को हुआ, और आप देखा कि किस पैशन से वो जो लोग कॉल कर रहे हैं, अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इट्स गुड अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट फॉर हमारी जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वो अपने इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जो कॉल भी आप करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है हमें कॉल करते हैं और जानते हैं आपके आली मसाइल का हल। थैंक यू वेरी मच मिसेस तैयब रमज़ान चौधरी। और इसी के साथ जो है हम थैंक यू बोलेंगे अपने तमाम कॉलर्स का जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में कॉल की। Like every good thing, we have come to the conclusion of our program. Keep writing to us, हमें लिखते रहें, अपना feedback देते रहें. We will be like improving our program better and better. Thank you very much for watching Insaf 24/7 with Iram and Irfan. Allah Hafiz.